नमस्कार। प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर हमेशा की तरह टास्क टेस्ट सीरीज का जो एसएसटी का पेपर सॉल्यूशन है उसको लेके उपस्थित हुए हैं। सामने स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखेंगे और उनमें से हमें अपने पॉलिटिकल के प्रश्न है उनके आंसर देखने हैं। उम्मीद करता हूँ हर पेपर की तरह आपने इस पेपर को बहुत अच्छे से किया होगा। अगला टेस्ट आपको पता ही है कि पिछले 4 टेस्ट का रिवीजन टेस्ट होना है, तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखो, कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? तो राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं? राज्य सूची में वो विषय आते हैं जो राज्य के महत्व के होते हैं। संघ सूची में कौन से विषय आते हैं? संघ में वो आते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। तो यहां पर देखो, पुलिस कंट्रोल, आप देखते हो पुलिस में सब में देखते हो कि नाम ही अलग अलग स्टेट का होता है, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है। विदेश संबंध नहीं, विदेश संबंध राष्ट्रीय महत्व का होता है, तो आपका उत्तर ही मिल गया आपको। पंचायती राज राज्यश्री का विषय आपको मैंने बता रखा है। और कोऑपरेटिव सिस्टम सहकारिता भी किसका है? पंचायतों में आपको सहकारी समितियां दिखती हैं। तो ये सारे के सारे तीनों विषय, विदेश संबंध है वो राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है जिसको संघ सूची में शामिल किया गया है और जिसपे कानून निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, राज्य सूची के विषय पर संसद किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल 249 में राज्यसभा के पास एक अनन्य शक्ति होती है। अनन्य का मतलब जो अन्य का प्राप्त नहीं है। ठीक है। और क्या बताया था इसमें ये बताया था कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से क्या करे? एक प्रस्ताव पारित करे और उसमें क्या करेगी? राज्य सूची के विषय को डिक्लेयर कर सकती है कैसा? राष्ट्रीय महत्व का। और जब राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो जाएगा तो फिर वो संघ सूची का पार्ट हो जाएगा और फिर उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? फिर संसद के पास होगी। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है? राइट आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट देखो, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। संघात्मक और एकात्मक हमने बहुत क्लियर पढ़ा था। और संघात्मक की मैंने आपको जब लक्षण बताए थे तो लगभग 3 बातें हमारी। एक तो मैंने कहा था कि जहां शक्ति विभाजित होगी वो संघात्मक होगी, शक्ति का विभाजन होना चाहिए। विभाजन मैंने कहा था लिखित रूप में होना चाहिए, तो संविधान भी कैसा होना चाहिए? लिखित संविधान होना चाहिए। और अगर संविधान में लिखे हुए का अतिक्रमण होता है तो हमारे पास तीसरा प्रावधान कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका क्या रहे? स्वतंत्र रहे। और चौथी मैंने आपको बताई थी कि संघात्मक का ही लक्षण होता है दोहरी नागरिकता, जो कि भारत में नहीं होता है। भारत में एकल नागरिकता होती है जो एकात्मक का लक्षण होता है। तो आपको पूछ रहा है कौन सा विशेषता संघात्मक प्रणाली की भारत की नहीं है? शक्तियों का बंटवारा बिल्कुल हमारे यहाँ है, स्वतंत्र न्यायपालिका हमारी है, लिखित संविधान है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। ये संसदीय प्रणाली का लक्षण है, संघात्मक का लक्षण नहीं है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में वास्तविक शक्ति जो होती है वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्य अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करता है? तो मैंने ये चीज तो आपको पूरी क्लियर की है कि भारत में क्या है? भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है। ना कि भारत में क्या है? संसद की सर्वोच्चता, यानी सर्वोपरि संविधान है। और सरकार के जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनको जो ताकत मिलती है, जो शक्तियां मिलती हैं, वो संविधान प्रदत्त होती हैं। तो शक्तियां कहां से प्राप्त करेंगे? संविधान से प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न देखो, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुसूची है। तो मैंने आपको पूरा बताया था कि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? शक्तियों का विभाजन। और हमने विभाजन भी 3 तरह से किया हुआ था, संघ सूची, राज्य सूची, और कौन सा था? समवर्ती सूची। ठीक है। तो शक्ति विभाजन से जुड़ी कौन सी है? अब पहली अनुसूची में आपको पता ही है किसका उल्लेख है? केंद्र राज्य, यानी संघ राज्यों का उल्लेख। 10वीं में किसका उल्लेख है? दल बदल का उल्लेख है। 12वीं में किसका उल्लेख है? स्थानीय स्वशासन में नगरीय निकाय का उल्लेख। तो
ऑप्शन अपना क्या हो गया, 7वीं अनुसूची। इसमें उल्लेख है किसके बारे में, शक्ति विभाजन के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजमनार आयोग के संबंध में असत्य यानी 4 कथन है। तमिलनाडु सरकार ने एक आयोग बनाया था केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए, राजमनार आयोग। उसकी सिफारिशों में से कौन सी सिफारिश यहां नहीं है? तो राजमनार आयोग ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए। ये असत्य पूछ रहा आपसे ना, तो असत्य ये बिल्कुल ठीक बात है। अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दें। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सुझाव दिया था। अनुच्छेद 356 को समाप्त करने, नहीं, ये सिफारिश राजमनार ने नहीं की थी, क्योंकि संवैधानिक तंत्र अगर विफल होगा तो केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और ये संवैधानिक प्रावधान है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होगा तो 356 इंप्लीमेंट होगा। तो राजमनार आयोग ने अपनी सिफारिशों में ये नहीं कहा कि 356 आर्टिकल को समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि ये 356 को जो लागू किया गया है अब तक, उसमें कई जो निर्णय हैं वो विवादास्पद रहे हैं, लेकिन ये आयोग की सलाह में या सिफारिश में नहीं था। अगला देखिए, निम्न से गलत तथ्य की पहचान कीजिए। एक तरफ सूचियां लिखी हैं, एक तरफ विषय लिखे हैं। ये क्लास में मैंने बताया था, अवशिष्ट, साइबर क्राइम और अंतरिक्ष, ये मैंने आपको दिखाया था पूरा क्लास में। इनको अवशिष्ट शक्तियों में जोड़ा गया, ठीक है। दूरसंचार तो टेलीकॉम संघ में आता है, बिल्कुल मैच हो रहा है। पुलिस अभी हमारी बात हुई थी, राज्य सूची का विषय है। मौलिक अधिकार ये समवर्ती का विषय नहीं है, ठीक। तो इसमें कौन सा गलत है, तो कौन सा हो गया, समवर्ती और मौलिक अधिकार वाला फैक्टर है, ये गलत है। भारतीय संघ को केंद्रीय अभिवर्ती अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी थी? ये कोटेशन भी हमने लिखा था। आइवर जेनिंग्स का मानना था कि भारतीय संघ जो है वो एक तरह से अर्ध संघात्मक है, जिसका झुकाव किसकी तरफ है, संघ की तरफ है, केंद्र की तरफ ज्यादा झुकाव है। प्रावधान भी हमने पढ़े थे, क्योंकि एकात्मक लक्षण में आप आपातकाल में केंद्रीकरण हो सकता है शक्तियों का, एकल नागरिकता हो सकती है, लेकिन संघात्मक लक्षण में शक्ति विभाजन संविधान लिखित है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो अधिकतर प्रावधान, तो ये कथन किसका है, जेनिंग्स का है। 89 देखो, राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का, ये पिछले टेस्ट में भी आपसे पूछा था, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारी आयोग ने सलाह दी थी कि अनुच्छेद 263 के तहत सरकारी आयोग ने कहा था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो ये प्रश्न बार बार आता है, एग्जाम में भी बार बार पूछा हुआ है, इसलिए आपको रिपीट किया इसको। भारत में सहयोगी संघ वाद स्थापित करने वाली संस्थाएं, यानी केंद्र और राज्य के मध्य कोऑर्डिनेशन बनाने वाली, सहयोगी संघवाद स्थापित करने वाली, तो देखिए केंद्रीय वित्त आयोग बिल्कुल राज्यों के लिए भी अनुशंसा करता है। नीति आयोग केंद्र राज्य संबंधों के लिए है। अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र राज्य संबंध, तो इसमें तो सारे हो गए। सहयोगी संघ, संघ ऐसा संघ जो राज्यों को भी सहयोग करेगा, सहयोगी संघवाद, तो इसमें चारों ऑप्शन है, केंद्रीय वित्त आयोग, नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, सारे के सारे संघवाद को स्थापित करने वाली संस्थाएं। 91 देखो, जब किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो सामान्यतः किस अनुसूची में संशोधन किया जाता है? ये बहुत ऑथेंटिक प्रश्न आपका, और थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। ये मैंने आपको बताया था कि पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है, संघ राज्य क्षेत्रों का, ठीक है। और मैंने कहा था आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, और मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी कि राज्यों की संख्या में कमी या राज्यों की संख्या में बढ़ोतरी। तो हम पहली अनुसूची में बदलाव करेंगे कि जैसे पहले 2014 की बात करें 29 राज्य थे। अरे 2014 में देखें तो भारत में तेलंगाना नया राज्य बना, तो राज्य कितने हो गए, 29, और यूटी उस समय कितने थे, 7। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म हो गया, तो कितने हो गए, 28, और 2 केंद्र शासित बन गए, तो यूटी कितनी बन गई, 9। 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को हमने एक केंद्र शासित बना दिया, तो केंद्र शासित कितने हो गए। तो ये किस में बदलाव कर रहे हैं हम, पहली में, ठीक। तो ये तो आपको दिख गया, यानी इन 2 में से है, क्योंकि प्रथम 2 में आ रहा है। अब हमें देखना है कि चौथी और पांचवी ये कहां, तो देखो चौथी में थोड़ा सा ध्यान से इसको समझो तो आराम से मिलेगा। चौथी में है राज्यसभा में राज्यों का
प्रतिनिधित्व है। तो अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट टूटेगा तो उसकी लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सीटें भी निर्धारित अलग से होंगी। तो फिर हमें पहली के साथ किस में बदलाव करना पड़ेगा? चौथी में बदलाव करना पड़ेगा। तो अगर नए राज्य का गठन किया जाता है तो किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? पहली और चौथी दोनों में किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ऑथेंटिक प्रश्न आपका। अगला देखो, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है। सरकारी आयोग का संबंध किससे था? मैंने कहा कि ये दोनों तरह से प्रश्न आता है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित प्रमुख आयोग कौन सा है? सरकारी आयोग। और सरकारी आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, सुमेलित करना है और गलत को पहचानना है। एक तरफ आयोग है और एक तरफ उन आयोगों के गठन का वर्ष है। कौन कौन से हैं? तो भारत में पहला प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, बिल्कुल ठीक बात है, 1966 में बना, ये तो ही राइट है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव अकाली दल की सरकार ने पेश किया था 73 में, ये भी बिल्कुल ठीक है। पश्चिम बंगाल ज्ञापन 77, ये भी ठीक है। और पुंछी आयोग, MM पुंछी आयोग 2007 में बना था, इसमें आ रहा है 2010, ये आपका गलत हो गया। मेरे को उम्मीद है कि ये पेपर आपने बहुत अच्छी, क्योंकि पिछला जो पेपर था अपना संघीय व्यवस्था वाला, तो उसमें से लगभग प्रश्न यहां भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, केंद्रीय वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है? वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, और राज्य का वित्त आयोग होता है वो किसको सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, वस्तु व सेवा कर GST काउंसिल का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? ये पिछले 5 सालों से कई एग्जाम में पूछा गया है। ये आर्टिकल 279A में एक GST काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 300 क में आपको पता ही है, क्योंकि बाकी आर्टिकल आपको पता है। 300 क में क्या है? संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार। ठीक, 280 में आपको पता ही है क्या है? वित्त आयोग। और 249 अभी आपने पढ़ा ही था कि राज्यसभा राजस्व के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद रखना। 279 में 9A में GST काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला देखो, अवशिष्ट सूची का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? निकालो जरा, अवशिष्ट सूची आपको संविधान में कहां दिखाई देगी? ये एक प्रश्न हो सकता है जो मे बी हमने क्लास में डिस्कस ना किया हो, तो इसको निकालने का प्रयास करो कि अवशिष्ट अनुसूची कहां मिलेगी। तो राइट आंसर क्या होगा? 267 में नहीं है, कहां मिलेगा? आर्टिकल 248, इसमें किसका उल्लेख है? अवशिष्ट शक्तियों का। अवशिष्ट मैंने बताया ना कि जो संघ, राज्य और संवर्ती में नहीं है, बचे हुए, जैसे अभी हमने बात की थी साइबर क्राइम के बारे में बात की थी, और किसके बारे में बात की थी? अंतरिक्ष के बारे में। तो ये कहां दिखाई देगा? 248 में। अगला देखो, केंद्र व राज्य के मध्य विवाद या तनाव के कौन कौन से कारण होते हैं? तो सरकारी आयोग के गठन का उद्देश्य यही था कि केंद्र और राज्य के मध्य जो तनाव की स्थिति है उसको दूर किया जाए। और मैंने आपको उस समय कहा था कि केंद्र और राज्य के मध्य तनाव जो होता है वो मुख्यतः 2 बातों को लेकर होता है। एक तो राज्यपाल की नियुक्ति के रूप में, क्योंकि राज्यपाल एक तरह से केंद्र का एजेंट, क्योंकि नियुक्ति केंद्र करता है। एक मैंने कहा था हमेशा इसको लेकर गतिरोध होता है, किसको लेकर? वित्त को लेकर। तो देखो, राज्यपालों की नियुक्ति और उनकी भूमिका बिल्कुल ठीक बात है, ये कारण है। केंद्र पर राज्य की वित्तीय निर्भरता, राज्य के पास आय का खुद का कोई बड़ा स्रोत नहीं होता है, वो हमेशा डिपेंड करता है सेंटर के अनुदान पर। तो यहां भेदभाव हो सकता है। आर्टिकल 356 का बहुत बार, मैंने अभी पहले कहा था कि बहुत बार दुरुपयोग हुआ है, तो इसको भी रोका जाना चाहिए। ठीक, तो ये सारे के सारे कारण सही हैं, इनके विवाद होने की स्थिति, ये 3 कारण हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, तीनों के तीनों कारण सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर? मैंने आपको सारा समझाया था कि संघ सूची पर संसद कानून बनाती है, बिल्कुल ठीक बात है। समवर्ती पर मैंने कहा था कि
दोनों कानून बना सकते हैं। कौन? संसद भी बना सकती है और राज्य का विधानमंडल बना सकता है। फिर बात थी कि क्या राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है, तो मैंने कहा था परिस्थितियों में बना सकती है। परिस्थितियां, और कौन सी परिस्थितियां बताई थी? तो मैंने एक तो आपको बताया था आर्टिकल 249, जब राज्यसभा का डिक्लेरेशन हो कि ये विषय राज्य सूची का नहीं है, ये राष्ट्रीय महत्व का है। दूसरा मैंने कहा कि अगर देश में 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल हो तो आर्टिकल 250 में प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल में संसद ही राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। फिर मैंने कहा था 252 में अगर दो राज्य क्या करें, आग्रह करें, तो उनके आग्रह को स्वीकार करके संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। और 253 में मैंने आपको कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पालना के लिए संसद राज्य सूची पर कानून बनाएगी। और एक ऑप्शन मैंने और बताया था कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो वहां की विधानसभा भंग या निलंबित होती है। ऐसी स्थिति में संसद ही राज्य सूची के एक विषय पर कानून बनाएगी। तो आपसे क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों, कौन सा आ रहा है? 253, ठीक है। ये बाकी ऑप्शन आपके सामने सारे हैं। इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में स्थानीय सरकार का विषय शामिल है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज या स्थानीय सरकार, कौन से में आता है? राज्य सूची का विषय। अगला देखिए, राज्य की विधायिका निम्न से किस विषय पर कानून नहीं बना सकती? तो कृषि बिल्कुल बना सकती है, जेल खाना बिल्कुल बना सकती है, मुद्रा किसका है? संघ सूची का विषय। और संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाती है? राज्य विधायिका नहीं बनाती, बल्कि कौन बनाती है? तो इस पर वो कानून नहीं बना सकती, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपके इतिहास के प्रश्न चालू हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई टफ रिवीजन का मामला था तो आपने इस पेपर को बहुत अच्छे से किया होगा। एक प्रश्न मैंने कहा था कि जो राज्य के गठन के समय कौन सी अनुसूची में बदलाव होगा, ये प्रश्न शायद आपने पहली बार देखा होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था और हर पेपर की तरह ये पेपर भी अच्छा होगा। अगला पेपर जो आपका होगा वो रिवीजन का होगा। पिछले 4 पेपर है उनका रिवीजन होगा और उम्मीद करता हूं कि उस रिवीजन में आप पूरा 100% अपना देने का प्रयास करेंगे। अगले सॉल्यूशन के लिए एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जय चौधरी, प्रयास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हमारा जो टास्क आधारित टेस्ट नंबर 14 है उसका हम हिस्ट्री के संदर्भ में आज डिस्कस करने वाले हैं। जो नेशनल मूवमेंट के 3rd फेज से आपके क्वेश्चन थे, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो यह है कि किस रियासत के विरुद्ध अभियान को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। दैट्स गुड क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि आज़ादी के समय कुछ रियासतें जो थी वो भारत में विलय होना नहीं चाहती थी, कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी और कुछ पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, जिसके अंदर एक तो कश्मीर थी, एक जूनागढ़ गुजरात थी और एक हैदराबाद थी। ये अलग अलग प्रक्रिया के तहत विलय की गई थी। तो इसमें हैदराबाद रियासत हो गई। जो हैदराबाद के नवाब जो थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, तो इनके पास 30,000 सेना थी रज्जाकार के नाम से। तो हैदराबाद के रियासत को भारत में विलय करने के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन पोलो चलाया गया और पोलो के तहत फिर शामिल किया गया। 5 दिन कार्यवाही चली थी, उस कार्यवाही के तहत ऑपरेशन पोलो के नाम दिया गया और हैदराबाद को शामिल किया। जबकि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत संघ में विलय किया गया। जबकि कश्मीर के ऊपर कबीलाई आक्रमण हुआ, तब यहाँ के शासक के द्वारा जो हरि सिंह जी थे उन्होंने नेहरू जी से सहयोग मांगा, तब जाकर यहाँ कार्यवाही हुई और 26 अक्टूबर 1948 को 47 को इसको भारत संघ में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से इस आंसर हो गया हैदराबाद। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये क्रूस मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सत्य कथन है। गांधी जी ने जेल से ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ये गलत है। ए सही है परंतु बी गलत है, इसका ए आंसर है। क्रिप्स मिशन 1942 को भारत आता है और इसके अंदर ये बात कही गई थी कि यदि आप विश्व युद्ध के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहे थे, उसमें यदि भारतीय आपको हमारे को सहयोग करेंगे तो हम आफ्टर दैट विक्ट्री हम भारत को
आजादी दे देंगे या उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, इसको गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। नेहरू ने इसके आगे बैंकक्रप्ट बैंक बता दिया, दिवालिया बैंक, कि ये चेक जो है दिवालिया बैंक का चेक है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसी ने ही नहीं किया था, ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था। बिकॉज 8 अगस्त को ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। कहां से? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त को आंदोलन शुरू होना था। तो 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो भी आंदोलनकारी थे बड़े बड़े, उन सबको गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में रखा गया। सरकार के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, तो उस समय गांधी जेल में थे और पूना के आगा गांव जेल के अंदर अपने पत्नी कस्तूरबा और सेक्रेटरी महादेव देसाई के साथ तथा सरोजिनी नायडू भी इसी आगा खां पैलेस में रखी गई, जबकि जवाहरलाल नेहरू और अन्य साथियों को अहमदनगर जेल में रखा जाता है। इस प्रकार से ये आंदोलन नेतृत्व विहीन था। तो इसमें ए स्टेटमेंट सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने, पूर्वी बोस को रास बिहारी बोस ने, यहां पर यह है कि आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सिंगापुर में सौंपा गया था, जो 21 अक्टूबर 1943 को था। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? तो संविधान सभा का निर्माण 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रावधान के तहत हुआ था, जिसके अंदर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत चुनाव होने थे और कुल जो उस समय की देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, तो 389 हो रहे थे ये सब। इन सभी जगह पर क्या होना था? निर्वाचन होना था और यहां से जो सिलेक्ट होने वाले सदस्य होंगे वो संविधान सभा में शामिल होंगे। देशी रियासतों ने चुनाव का क्या किया? विरोध किया, भाग ही नहीं लिया। इस प्रकार से 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 जो थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। 296 में से 208 सीटों में कांग्रेस जीत के आती है और 72 जो थे, क्या 70 या 72 आप क्या कहोगे? 73 जो है वो मुस्लिम लीग के सदस्य चुने गए और 15 अन्य थे। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना थी गोहपुर की। कहां पे थी? गोहपुर में ये घटना घटित हुई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली प्रमुख महिलाओं में आप देखोगे सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कनकलता बरुआ, राजकुमारी अमृता कौर, देवी चौधरानी, इस प्रकार से बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अरुणा आसफ अली सबसे प्रमुख नाम आता है। तो गोहपुर से कनकलता बरुआ को गिरफ्तार किया गया।
इसके अलावा पायली बरुआ, ये सारी महिलाएं शामिल थी। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ? तो भारत छोड़ो एग्रीमेंट जो है मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य 1942 के अंदर जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से रोकने हेतु, प्रजामंडल के अध्यक्ष उस समय हीरालाल जी शास्त्री थे, तो इन पर दबाव बनाया जाएगा मानसिंह सेकंड की ओर से। मानसिंह ने अपने प्रधानमंत्री मिर्जा साहब को भेजा गया और ये दो विद्वान बंदों के मध्य समझौता हुआ, इसलिए इसका नाम जेंटलमैन एग्रीमेंट है। इससे कुछ सदस्य क्या हुए, भड़क गए और इन्होंने अलग से पृथक होकर 1942 में बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया। किसका? आजाद मोर्चे का गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। कालांतर में आजाद मोर्चा नेहरू जी की सलाह पर 1945 में जयपुर प्रजामंडल में पुनः शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर असहयोग को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव लेके आए? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव लाया गया? तो असहयोग आंदोलन 1920 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? असहयोग आंदोलन 1920। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी के नेतृत्व में शुरू होगा, जो 1922 तक चलेगा। लेकिन एक घटना घटित हो गई थी, चोरी चोरा, गोरखपुर के अंदर हत्याकांड हुआ 5 फरवरी 1922। तो उससे आहत होकर गांधी ने बारदोली से इस आंदोलन को क्या कर लिया था? स्थगित कर दिया। कहां से किया? बारदोली से इस आंदोलन को स्थगित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किस ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया? तो ये चंपारण का किसान लीडर था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने नील की खेती के विरोध में आंदोलन चलाया था। तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उपस्थित हुए थे और इसी राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण के किसानों का नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया था किसको? गांधी को। और गांधी फिर चंपारण पहुंचते हैं और नील के विरोध चंपारण किसान आंदोलन चलाया और गांधी उसमें सफल हुए। तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो महात्मा गांधी की दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से होती है। कहां से हुई थी? साबरमती आश्रम से हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च को हुई थी। 12 मार्च 1930 को नमक कानून के उल्लंघन के लिए हुई थी और उस दौरान गांधी ने नारा दिया था, अंत तक लड़ो। कौन सा नारा दिया? अंत तक लड़ो। और उसी दौरान गांधी ने एक स्टेटमेंट और भी बोला था कि स्वराज्य के लिए विरोध करना अब मेरा राजधर्म हो गया है। ये स्टेटमेंट अभी यूपीएससी प्री के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने ये लिखा था कि भारत की मुक्ति गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? ये किसने कहा? ये कहा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के संदर्भ में यह कहा कि ये गांधी के नेतृत्व में अब भारत की मुक्ति नहीं हो सकती, बिकॉज गांधी अपने आंदोलनों को बिना बताए ही क्या कर लेते थे? स्थगित कर लेते थे। उस दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया कौन सा अभियान या ऑपरेशन था? ऑपरेशन जीरो आवर।
42 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को होनी थी और 9 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में रखा गया। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी सैनिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते। ये कथन किसका है? ये कथन है भीमराव अंबेडकर का। किसका है? भीमराव अंबेडकर का ये कथन है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के रूप में लेखन का कार्य किसे सौंपा गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति के लेखन के बारे में किसको सौंपा गया था? जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। क्या है जी? महात्मा गांधी को जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब और किसके विरोध में हुआ? रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ। रोलेट एक्ट 1919 वाला है, जिसका विरोध करते हुए कुछ क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था पंजाब से डॉक्टर सत्यपाल घाटे और सैफुद्दीन किचलू। किसको? सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया था। तो उस गिरफ्तारियों को रिहा करवाने के लिए जलियांवाले बाग स्थान पर एक शांतिपूर्ण सभा बुलाई गई थी। उस सभा में ये घटना घटित हुई। जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसके अंदर 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। तो उस नरसंहार पर कांग्रेस ने एक समय रिपोर्ट भी तैयार करी थी और एक अलग से समिति बनाई थी, तहकीकात समिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गांधी होगा। मार्च 1925 में निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसके अंदर है विट्ठल भाई पटेल। ये स्वराज्य पार्टी से संबंधित थे। किसको अध्यक्ष बना गया था? विट्ठल भाई पटेल को। ये स्वराज्य पार्टी की सबसे बड़ी जीत थी। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा एक अलग से कांग्रेस से पृथक होकर एक संस्था बनाने का उद्देश्य तय किया और स्वराज्य पार्टी का गठन किया दिसंबर 1922 में। 1 मार्च 1923 को इसकी पहली बैठक हुई। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विट्ठल भाई पटेल। स्वराज्य पार्टी में चुनाव के दौरान 47 सीटें मिली 101 में से, और इस प्रकार से विट्ठल भाई पटेल को लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। लेकिन कालांतर में CR दास की 25 में मृत्यु हो गई और मोतीलाल नेहरू 1928 में वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने दर्शना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में विचार किया। तो यह है वेब मिलर। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने धरासना गुजरात में नमक कानून के उल्लंघन के दौरान सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, मणिकांत गांधी के पुत्र के द्वारा यहाँ धरना दिया गया, जिसमें लाठियां बरसाई गई। उसका आंखों देखा वर्णन किसने किया? वेब मिलर ने किया। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। धन्यवाद सभी को। उम्मीद करते हैं सबके बहुत अच्छे हुए होंगे। शुक्रिया। तो दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे SST में ज्योग्राफी से रिलेटेड जो हमारे सेशन है उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कौन सा कथन सही है? भारत में मैंग्रोव वन दुनिया के वनों का लगभग 20% हिस्सा है। नहीं दोस्तों, अपने इतने वन क्षेत्र थोड़ी है। 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ही हमारे पास मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो रोंग हो जाता है। फिर है, भारत में मैंग्रोव वन अंडमान निकोबार समूह में पाया जाता है। तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा कि केवल 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं
टैगा वन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों? टैगा वन जो होते हैं ये कैसे होते हैं? कोणधारी होते हैं, शंकुधारी, है ना। तो अब शंकुधारी जो होंगे उनमें कैसे वन होंगे? यही होंगे सदाबहार शंकुधारी, ये ध्यान रखना है। भूमध्य रेखीय वर्षा वनों का मुख्य वृक्ष कौन सा है? दोस्तों भूमध्य रेखीय वर्षा वन में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब इनमें से अपने को सदाबहार वन देखने हैं, तो सदाबहार वन जो होते हैं इनमें क्या होते हैं? सदाबहार वनों में होता है रोजवुड, सदाबहार वनों में होता है रोजवुड, रोजवुड के अलावा होता है इसमें महोगनी, महोगनी के अलावा होता है आबनूस, ये होते हैं एनी, एबोनी, एबोनी, ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? महोगनी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है समशीतोष्ण घास भूमि को अमेरिका में क्या कहते हैं? दोस्तों शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं वो अमेरिका में क्या कहलाते हैं? प्रेरी कहलाते हैं। तो ये राइट आंसर है। भूमध्य सागरीय वनस्पति का मुख्य वृक्ष क्या है? दोस्तों भूमध्य सागरीय वनस्पति में खट्टे फल पाए जाते हैं, खट्टे फलों वाले वृक्ष मिलते हैं। खट्टे फलों वाले वृक्ष के साथ हमें यहाँ पे जैतून के पेड़ भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये जैतून इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति सामान्यतः पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें तो पहला ही आंसर राइट नजर आ रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में झाड़ीदार व कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है चपरेल शब्द किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? दोस्तों चपरेल जो वनस्पति है ये भूमध्य सागरीय वनस्पति को कैलिफोर्निया में क्या कहते हैं? चपरेल। तो राइट आंसर होगा भूमध्य सागरीय वनस्पति, और ये जो चपरेल है ये हम कहते हैं कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में इसे हम चपरेल वनस्पति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। टुंड्रा क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी वनस्पति पाई जाती है? टुंड्रा, टुंड्रा क्षेत्र में दोस्तों टुंड्रा क्या होते हैं? ध्रुवीय प्रदेश होते हैं। अब ध्रुवीय प्रदेशों में वृक्ष तो होते नहीं है, वनस्पति कैसी होती है? शैवाल टाइप की होती है। और ये शैवाल कौन सी है? काई और लाइकेन, काई और लाइकेन ये शैवाल यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर है पंपास घास की भूमि किस महाद्वीप में मिलती है? तो पंपास दोस्तों शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं, शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं उनको पंपास कहा जाता है। और ये पंपास कहां पे? अर्जेंटीना में, यानी कि दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। नेक्स्ट है गैलापागोस नेशनल पार्क कहां पर है? दोस्तों गैलापागोस नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे तो देखो ये काफी प्रसिद्ध नेशनल पार्क है और कई जो जीव हैं उनके लिए ये जाना जाता है। और गैलापागोस जो है वो ये ना अपने डार्विन जो थे वो भी यहाँ पर जुड़े थे। और गैलापागोस जो नेशनल पार्क है ये अपने को कहाँ पे मिलता है दोस्तों? इक्वेडोर में मिलता है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है फियोर्डलैंड। फियोर्डलैंड जो नेशनल पार्क है कहां पर है? दोस्तों फियोर्डलैंड नेशनल पार्क अपने को मिलेगा न्यूजीलैंड में, है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कोमोडो नेशनल पार्क, कोमोडो नेशनल पार्क जो है एक प्रकार की विशेष छिपकली के लिए जाना जाता है और ये विशेष छिपकली कोमोडो ही है। तो कोमोडो ड्रैगन जो है कोमोडो नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आते काकडू नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? काकडू नेशनल पार्क है ऑस्ट्रेलिया में और कैंगरू के लिए विशेषतः जाना जाता है। ठीक है, काकडू नेशनल पार्क ध्यान रखना दोस्तों। और आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसकी भूमि कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया कंगारू की भूमि कहलाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोस्का टुंड्रा नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये दोस्तों कहां पर है? रूस में है। एस्ट्रोस्का टुंड्रा नेशनल पार्क रूस में है। यहां पे आपको ध्रुवीय भालू और रेनडियर देखने को मिलेंगे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मिलते हैं? तो भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे ज्यादा टाइगर प्रोजेक्ट हमें मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये आज का हमारा सेशन था एसएसटी का। तो अब छोटा सा ही था क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वाले थे नहीं, तो अपन इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा जो था ये हमारा क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव टाइप का था ये, कि मतलब एक विशेष क्वेश्चन का विशेष आंसर। तब दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद। मैं आपको अब आमंत्रित करता हूं हमारे एसएसटी के नए जो टीचर, नया जो सिलेबस आपको मतलब नया जो क्वेश्चंस हैं आपको करवाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।
हेलो।